शुरू करें भाई, चलिए लिखें, क्लास नोट्स निकालें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे फंडामेंटल है और सबसे फेमस है, वो है भैया पावर। मान के चलिए पावर पे प्रश्न आना ही आना है, तो ध्यान से देखिए, फिर 4-5 प्रश्न करके दिखाऊंगा आपको। पहले सारे पॉइंट्स एक बार टिप्स पे लिख लेते हैं, तो लिखिएगा, नोट लगाइए, नोट लगाइए। पावर का फॉर्मूला ERMS IRMS cos फाई, या एक और होता है I²R। कई बच्चे V²/R सोचते हैं, V²/R नहीं होगा, ध्यान दीजिए, I²RMS × R। पहला सटीक फॉर्मूला पावर का ही हमें याद होना चाहिए, ERMS IRMS cos फाई। तो भैया पावर के दो फॉर्मूले सब याद करें, ERMS IRMS cos फाई, बोले तो I² × R। फिर cos फाई को क्या कहा जाता है? cos फाई को कहा जाता है पावर फैक्टर। cos फाई के दो फॉर्मूले R/Z और VR/V, एकदम शानदार याद होना चाहिए। यहां बच्चों एक नई टर्म आती है, जिस पर कभी प्रश्न तो नहीं आया और कभी कभार बुक्स में दे दिया जाता है, वॉटलेस करंट। सिलेबस में भी कहीं ऐसा एनसीईआरटी में नहीं है, पर कुछ बुक्स में इस पे न्यूमेरिकल है। तो एक नई टर्म है बच्चों, वॉटलेस करंट। ये वॉटलेस करंट क्या है, उस बात को समझते हैं। नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है, वॉटलेस। वॉट मतलब पावर, लेस मतलब नहीं, ऐसी करंट जिसमें पावर ही नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आशीष सर? आप देखें, मैं कहना चाहता हूं यहां V है, यहां I है, और V और I के बीच में फेज है फाई। मैंने I को इधर वाला लिखा I cos फाई, और इधर वाला लिखा I sin फाई। आप बोर्ड पे बहुत अच्छे से देखिए, पावर के फॉर्मूले में जाएंगे तो यहां आ रहा है I cos फाई, मतलब पावर में किसका योगदान है? I cos फाई का। और पावर में किसका योगदान नहीं है? I sin फाई का पावर में कोई योगदान। दैट्स वाई I sin फाई इज कॉल्ड वॉटलेस। मैं अपनी बात को धीरे धीरे फिर बोलता हूं। पावर के फॉर्मूले में आए, आ गए। पावर का फॉर्मूला बोल ले 2-3 बार, ERMS IRMS cos फाई। मत रुक, P बराबर ERMS IRMS cos फाई, P बराबर ERMS IRMS cos फाई। cos फाई आ रहा है, इसका मतलब I का कौन सा कंपोनेंट जो पावर में योगदान दे रहा है? cos। दिस इज कॉल्ड एक्टिव कंपोनेंट, जिसका पावर में योगदान है वॉटफुल। अरे सर ये क्या नाम आया, वॉटफुल? तो खुद सोच, वॉट मतलब पावर, पावरफुल मतलब ऐसी करंट जिसमें पावर का पूरा कंट्रीब्यूशन दे रही है। कौन है वो? कॉस। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसका पावर में कोई योगदान ही नहीं है? साइन। दैट्स व्हाई I sin फाई इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। और याद करिए, प्योर इंडक्टर में पावर डिसिपेटेड बताइए कितना? 0। प्योर कैपेसिटर में पावर डिसिपेटेड बताइए? 0। ओनली कौन पावर डिसिपेट करता है? रेजिस्टेंस। ये सब सवाल है, एनसीईआरटी ने बाकायदा इनको पूछा भी है और अंदर दिया भी है। प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर में पावर डिसिपेटेड 0। आपसे वो बार बार पूछेगा ओम्स लॉ, मत भागिए, ओम्स लॉ हर बच्चे को आना चाहिए। V बराबर I Z। सर IR भी होता है? हाँ,
आई एक्सएल, हाँ, आई एक्सी, हाँ, पर सर्किट में बहुत ज्यादा एलिमेंट हैं तो आई जेड, यहां आरएमएस तो यहां भी आरएमएस। जेड, जेड सर अब मुझे बहुत अच्छा याद हो गया है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल। अब ये दिमाग में ऐसे सेट हो जाने चाहिए कि कंफ्यूजन नहीं। अब 5 सवाल करके देख तसल्ली से, सारे जेई के, डर हटे तेरा कि सर कल को कोई नया सवाल भी आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही प्रश्न छपेगा, पर फिजिक्स यही आएगी, आपको उनके साथ खेलना आना चाहिए। और वो तभी संभव होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करेंगे। इसी को तू 10 बार भी पढ़ लेगा तो बहुत फायदा नहीं है, याद सारे होने चाहिए, पर इसको 10 बार पढ़ने का फायदा नहीं है। इससे तो 2 बार पढ़, 5 न्यूमेरिकल कर, वो तुझे ज्यादा बेनिफिट देंगे। चल धीरे धीरे क्वेश्चन करते हैं, आजा क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले आइए क्वेश्चन नंबर 48, आराम से पढ़िए, काटा कूटा करेंगे, सॉल्यूशन नहीं छापेंगे, बहुत रिलैक्स माइंड में पढ़ना चाहते हैं। सॉल्यूशन नहीं छापना है, दिमाग में बात क्लियर है, यही प्रश्न नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 48, जेई मेन 2023, इन अ सीरीज आरएल सर्किट पावर फैक्टर इज P1। ओके, पहले इतना ही बनाता हूं, नए सवाल से घबराऊंगा नहीं, नया तो आएंगे। वहां आरएल सर्किट है और इसका पावर फैक्टर कितना है, P1। निकाल सकता है कितना होगा पावर फैक्टर? हाँ सर एक बार सोचने दो, इसका जेड बता, बोल। आर स्क्वायर प्लस पावर फैक्टर बोल, आर बाय जेड, आर बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इसको ही गुरुजी उसने क्या बोल दिया, P1। बोल दिया तो बोल दिया, बोल दिया तो बोल दिया। पहली लाइन समझ में आ गई सर? आगे बढ़ो सर, धीरे धीरे समझाते हुए हमें भी समझ में आए, और क्या समझ में आएगा। इफ अ कैपेसिटर इज एडेड टू द सर्किट, अच्छा गुरुजू कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर आ गया, और कैपेसिटर ऐसा आया जिसका एक्सी एक्सएल के, ओ हो, अब पावर फैक्टर जेड आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का, पर एक्सएल एक्सी तो बराबर है, तो ये तो 0 हो गया, तो जेड कितना हो गया, आर। तो नया पावर फैक्टर, नया पावर फैक्टर बता कितना होगा, नया पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर बाय जेड, और जेड कितना है, आर। कितना हो गया बता, इसको क्या बोल दिया, P2। आराम से देख। अच्छा पहले वाले में कंडीशन दे रखी है उसने, एक्सएल और आर बराबर हैं। सर वो तो आपने रखी नहीं, रख दे ना, तो रख दे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर रूट 2r, 1 बाय रूट, ये पहले का, ये बाद का। पूछा क्या है, P1 बाय P2, P1 बाय P2। तो बिल्कुल फ्रेश सवाल है, कहीं मॉड्यूल में नहीं है, कहीं किताब में नहीं है, नीट में नहीं आया, हो गया। ऐसा कुछ थोड़ी ना है कि यार करा हुआ सवाल ही आएगा, बिल्कुल नया सवाल, सारी बातें लग गई। कितनी बातें इसने पूछ ली, गिनेगा तो मजा आ जाएगा। देख कितनी बातें पूछ ली, जेड पूछ लिया, कॉस फाई आर बाय जेड पूछ लिया, आरएलसी का जेड, 3 बातें पूछ ली इसने, और तीनों तुझे एकदम दिमाग में सेट है। चल बोले ओके भैया 48, ठीक है सर, आगे आजा। क्वेश्चन नंबर 49, जेई मेन 2021, ये 23 का था, सब बन जाएंगे, कोई डर नहीं है। जेई मेन से खूब सवाल किए अपन ने, करंट से लगातार पीछे पड़े हुए हैं। हाँ जी, क्या कह रहा है पता है, वो रेजोनेंस बोलता नहीं है,
वो क्या कह रहा है, ऐसी फ्रीक्वेंसी बताओ जब दोनों में पावर सेम हो जाए। जरा सोच, पावर सेम कब हो सकती है? सुनना मेरे बेटे, है ना, अच्छा सवाल है। वो क्या, उसको रेजोनेंस बोलने में हिचकिचाहट है। अब तुझे उसे पकड़ना पड़ेगा कि अच्छा यार, क्या लॉजिकल इसने कॉन्सेप्ट पूछा है। देख भाई, सब लोग बोर्ड पे देख, नए नए प्रश्न करने की इच्छा रख, वही वही पढ़ता रहेगा तो फायदा नहीं है, नए नए सवाल कर। कॉन्सेप्ट वही है। ये रहा, पावर का किसी भी किताब का सवाल लिया, ये स्लाइड से होगा। पर केवल ये स्लाइड ही रटने से क्या होगा, इसके साथ 25 क्वेश्चन करने पड़ेंगे पावर के, अलग अलग वैरायटी के, तब दिमाग खुलेगा, सोचना सीखेगा। फिजिक्स तो ऐसे ही आती है, आज भी ऐसी आएगी, 10 साल बाद भी तुम मुझसे मिलेगा, मैं पढ़ा रहूंगा तो भी बच्चों को उस दिन भी यही समझा रहूंगा, क्वेश्चन करने से ही काम बनेगा। कोई चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, कितने भी आ जाएं एआई प्लेटफॉर्म, क्वेश्चन तो लगाने ही पड़ेंगे, और है ही नहीं कोई तरीका। आप समझेंगे इस बात को तो ज्यादा बढ़िया है। अब देख, कह रहे हैं दोनों में पावर सेम होनी चाहिए। यार सेम कैसे हो जाए, सर्किट अलग अलग है। 200 सेम है, ठीक है चल, 220 है दोनों में। अच्छा तो अच्छा, पेपर में 200 है दोनों में, या मैंने गलत लिखा है? दोनों में 200 सेम है, ठीक है। पावर होती है ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ई आर एम एस सेम है, आई आर एम एस अगर सेम हो गई तो काम हो सकता है। सोच, आई आर एम एस सेम कैसे हो सकती है? V बराबर आई आर एम एस इंटू जेड। अगर जेड दोनों का क्या हो जाए, इसका जेड कितना है 5, इसका जेड है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का। इसका जेड अगर आर करना है तो एक्सएल और एक्सी को बराबर होना, उससे क्या फायदा होगा, ये दोनों आपस में लड़ कट के मर जाएंगे। इससे क्या होगा, अब इस सर्किट का बता इंफिडेंस कितना 5, इसका भी बता, सर्किट का इंफिडेंस सेम, सर्किट का वोल्टेज भी, करंट भी, तो पावर भी। ये कब संभव है, जब ये दोनों कट मर जाएं। और ये कब कट मर सकते हैं, जब एक्सएल बराबर और एक्सएल बराबर एक्सी आते ही तेरे मन में खुशी आए, रेजोनेंस। वो ये बोल ही नहीं रहा, तू तो याद करके गया है, जब मुझे कोई रेजोनेंस बोलेगा तब मैं बोलूंगा ओमेगा बराबर 1/√LC। उसने रेजोनेंस बोला ही नहीं, तेरा रटा हुआ धरा का धरा रह गया, जबकि लगाना वही था 1/√LC। अब तूने तो शॉर्ट नोट पढ़ पढ़ के जिंदाबाद रेजोनेंस जिंदाबाद, 1/√LC 1/√LC, तेरा रेजोनेंस मेरा रेजोनेंस 1/√LC। पर उसने रेजोनेंस शब्द ही नहीं बोला, उसने तो खेला खेल दिया कि भैया दोनों की पावर सेम है, पावर सेम के लिए वोल्टेज सेम है, करंट को सेम होना पड़ेगा, करंट को सेम होने के लिए दोनों की रुकावट को सेम होना पड़ेगा। अब बताइए, सीधा हो गया सवाल। एल 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 0.1 और 40 माइक्रो, कैलकुलेशन कितनी बढ़िया दी है देख, पूरी सॉल्व होगी। 40 को 0.1 से करेगा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, -6 का -3, 1000/2, 500 रेडियन पर सेकंड आ रहा है मेरे बेटे, खत्म। दोनों ही सवाल कितने यूनिक, 48 49, और दोनों डुएबल, दोनों नए प्रश्न डुएबल, एग्जाम में किए जा सकते हैं। A series LCR circuit is designed to resonate, भाई पहली बार बोल दिया उसने रेजोनेंट, ठीक है अच्छी बात है। द सर्किट ड्रॉ 16 वॉट पावर फ्रॉम 120 वोल्ट सोर्स एट रेजोनेंस। पता नहीं चल रहा क्या कह रहा है, बनाते हैं सवाल। तो कह रहा है भैया काम रेजोनेंस पे हो रहा है, ओके गुरु, रेजोनेंस के समय जेड जेड नहीं होता, आर होता है, ये बात मुझे याद होनी चाहिए। पावर, पावर क्या लगा दूं, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई,
सर ऐसा करो, अभी आप रिलैक्स में ना, अपन भागा दौड़ी नहीं कर रहे, सर एक बार दोनों से करके दिखाओ। ये भी ठीक है सर, दोनों से करके दिखाओ, अभी अपन भागा दौड़ी में है भी नहीं, ठीक है दोनों से करके दिखा देता, मुझे क्या है। तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि सर मुझे कैसे चमकेगा, कौन सा लगाना है। किताब में तो एक ही फॉर्मूला लगा के कर देते हैं, मन में उधेड़ बुन चलती है, दूसरा लगाएं नहीं लगाएं, कब कौन सा लगाएं। ये आपने अच्छा तरीका अपनाया, दोनों से करके दिखाओ, इससे मन को खुशी मिलती है, ले यार दोनों से हो रहा है, करके देखते हैं। ठीक है, अब बोला है 120 वोल्ट है, अच्छा कुछ नहीं दे रखा तो 120 वोल्ट कौन है बता। बहुत अच्छा बोल रहा है। पावर कितनी, 16 वॉट। एक बात और सीख, एसी में अगर पावर लिखी हुई है तो कौन सी पावर है, एवरेज पावर। ये भी लिख ले कॉपी में, एसी चैप्टर में एनसीईआरटी ने लिखी है बात को। एसी चैप्टर में जब कभी भी मैं पावर बोलूंगा तो तू उसे एवरेज पावर मानना। चलो अब लगाते हैं दिमाग। पूछा क्या है उसने, आर बताओ। सब लोग बोर्ड पे देखना, अब कुछ इधर से उधर खेलेंगे है ना, अपने आप जुगाड़ बैठेगा, घबराइयो मत, बोर्ड पे देख। पावर बोल, पावर, कमॉन। 16, बहुत अच्छा बोल रहा है। ईआरएमएस बता, ईआरएमएस बहुत अच्छा कर रहा है। आईआरएमएस पता नहीं, ओम्स लॉ चिपका दे, चिपका दे ओम्स लॉ, बोल वीआरएमएस बराबर आईआरएमएस इंटू जेड। बहुत अच्छा कर रहा है। वीआरएमएस, बीआरएमएस 120, आईआरएमएस पता नहीं, जेड कितना, ओहो जेड क्यों, रेजोनेंस, तो आईआरएमएस की जगह चिपका दे 120 बटे, बहुत अच्छा कर रहा है, 120 बटे आर। कॉस फाई आनंद आ जाएगा 1, रेजोनेंस के समय कॉस फाई 1। गुरुजी कैसे मैं भूल गया, आजा कॉस फाई आर बाई जेड, आजा कॉस फाई आर बाय रेजोनेंस समय जेड आर कॉस फाई। एक तरीका और है, रेजोनेंस के समय फेज डिफरेंस 0 तो कॉस 0। आनंद आनंद आ गया। आर 120 इंटू 120 बटे 16, 4 का पहाड़ा 4, 4 का पहाड़ा 4, आर कितना, ले भाई। कितने बढ़िया बढ़िया सवाल हैं यार, धीरे धीरे कितना दिमाग मजबूत होता है। आते तुम्हें सब कॉन्सेप्ट है, सबको फॉर्मूले याद है मेरे हिसाब से, बस अलग अलग परिस्थिति में फॉर्मूले लगा लगा के चीजें समझ में आती है। और मन को कितना क्रिस्टल क्लियर पता है, यही नहीं आएगा कुछ और आएगा। दिक्कत क्या है, सारे ही अलग अलग सवाल करा रहे हो आप। 47 अलग था, 48 अलग था, 49 अलग था। सीख जाएगा। निराश और हताश मायूस होने से काम नहीं चलता है, हमेशा लड़ाई लड़ने से काम चलेगा। एक बार में किसी के भेजे में नहीं आती है, प्रैक्टिस से ही सीखते हैं बच्चे। सब दूसरे से करके दिखाओगे क्या, आजा दूसरे से कर लेते हैं। इससे करके देखते हैं। पावर बता कितनी, 16। आईआरएमएस की जगह क्या रख सकता हूं, 120 बटे आर इंटू आर, तो 16, 120 इंटू 120 बटे आर स्क्वायर, आर से आर कट गया, सेम कैलकुलेशन आ गई देख। इसका मतलब कुछ भी लगाओ गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये टीचर की जिम्मेदारी है कि यार 2 से करके दिखाना पड़ता है, नहीं तो मन में उधेड़ बुन चलती। हम भी पढ़ते तो सोचते थे सॉल्यूशन, अभी आप गूगल पे देखोगे या किताब में कोई एक मेथड से कर देगा, ऐसा नहीं है उसको दूसरा नहीं आता। किताब की मोटाई बहुत हो जाएगी अगर 2-2 मेथड से करेगा तो, पर मन में तो चलती है ना, यार ये कौन करे, दूसरे से कैसे होगा। पर बस इतना सोचते, हम पेन नहीं चलाते। दोनों से करके देखते हैं, मन में एक उत्साह आता है कि अच्छा यार दोनों से होगा, कोई भी क्लिक कर जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लगा टिक। 47, 48, 49, 50 हो गया क्या, चल 46 पे आ। अब खुद कर, सारे जेई मेन के सवाल हो रहे हैं, पीछे पड़ रहे हैं जेई मेन के सवालों के लगातार, आराम से कर। नो हिंट, 5 मिनट कोई हिंट नहीं, बोलो। चल 46,
आजा। अ सीरीज एलसीआर सर्किट ड्राइवन बाय 300 वोल्ट, 300 वोल्ट क्या होगा? आरएमएस। फ्रीक्वेंसी कंटेन अ रेजिस्टेंस इंडक्टर एंड अननोन कैपेसिटर। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस टू मैक्सिमाइज द रेजोनेंस। लिखने में उसको शर्म आती है। मैक्सिमाइज पावर मतलब रेजोनेंस, एंड एट रेजोनेंस एक्सेल बराबर, एक्सेल को मत खोल, पूरा एक्सेल पूरा ही दे रखा है तुझे 250 पाई, और एक्सी को खोल दे 1 बाय ओमेगा सी। एक्सेल को मत खोल, एक्सेल को खोल देगा लंबा चौड़ा हो जाएगा, खामखा उलझ जाएगा तू। एक्सेल से पहले एल निकाल लेगा, फिर ओमेगा का फॉर्मूला लगाएगा, उलझ जाएगा। होशियारी लगानी पड़ती है परीक्षा में। कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, मैंने देखा है। वो एक्सेल से क्या करते हैं, पहले एल निकालते हैं, फिर ओमेगा का फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाय रूट एल सी। आएगा इससे भी आंसर, पर भैया इससे तू खामखा बहुत लंबा कर रहा है यार, बहुत लंबा कर रहा है। एक्सेल बराबर एक्सी। अब बता 250 पाई, ओमेगा को बोल दे 2 पाई एफ, सी को उधर ले जा तो 1/2 पाई। एफ कितना है? एफ 50, 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, और ये नीचे आएगा 250 पाई। तो सी, ये पाई और ये पाई, पाई स्क्वायर कितना 10, ये 50 और ये 250। क्या मैं सही कर रहा हूं? सही है मामला? बस अब कितना बचा? 1 2 3 ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -3, और ये कितना हो गया? 25 दूना 50, 50 इंटू 50, 25 दूना 50, ये 50, ये 2, फिर -2 ही करूं ना यहां पर। क्या मैं सही कर रहा हूं क्या? 25 दूना 50, 50। अब देख ये कैसे करना चाहिए। अब तो जो होशियारी है यार, 50 कैसे दूंगा? 100 से गुणा कर, 100 से गुणा कर, 100 से भाग दे, 100 से भाग दे। ये तो अपने हाथ की बात है यार। इससे क्या फायदा बोला? 50 का पहाड़ा 2, 50 का पहाड़ा 2, 2 और 2 4, 1 2 3 4 5 6, आंसर। ये होशियारी सीखनी पड़ती है, ये कोई किताब नहीं सिखाएगी। तो कितनी भी किताब पढ़ लेगा फिजिक्स की, वो नहीं सिखाएगी। ये न्यूमेरिकल की होशियारी धीरे धीरे आती है, इसलिए आपके पीछे पड़े रहते हैं कि यार प्रश्न करो। कई बच्चे एक्सेल को खोल रहे हैं, ओमेगा एल, वो खामखा लंबा कर रहे हैं, उससे एल निकाल के फिर आप ओमेगा लगा रहे हो, फायदा क्या? रेजोनेंस का मतलब होता है एक्सेल बराबर एक्सी। बताइए क्या बात ओके है? चलो, और अब सर मुझे 2 करने के लिए ठीक है, अब तू कर। अब तो डरावना सवाल देता हूं एक, आजा 33। ये बहुत फेमस सवाल है, तुझे हर किताब में मॉड्यूल में दिखेंगे, और देखते ही कह दे सरल है, पहला आंसर तेरे मुंह से निकले इजी है क्वेश्चन कर दूंगा, दिखने में डरावने। 33 आराम से सर्किट डायग्राम बना, बढ़िया से एकदम तगड़ा सवाल कर, 10 मिनट लगा। इस सवाल में खूब सारे फॉर्मूले लग जाएंगे। अब तो एकदम छोटे छोटे सवाल कर। पहले मुझे बता 200 वोल्ट क्या है? 200 वोल्ट क्या है? आरएमएस, बहुत बढ़िया। 50 हर्ट्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, हर्ट्ज है। पहले एक्सएल निकाल चुपचाप, ओमेगा एल, एक्सी निकाल चुपचाप 1 बाय ओमेगा सी, जेड निकाल √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन बहुत साफ सुथरी है, उसने वैल्यू बहुत सोच समझ के दी है मेरे बेटे।
हाँ जी, कोई आइडिया देगा? एक्सेल कितना है? एक्सेल एक्सी 100, आर कितना है? 100, जेड कितना? 100 का स्क्वायर, 200 माइनस 100 का स्क्वायर, जेड 100√2। एक नई बात सिखाता हूं, सवाल कुछ नया सिखा दे तो मजा आ जाता है। उसने पूछा रिएक्टेंस ओनली, तो गुरुजी मैं क्या बोलूं? एक्सेल बोलूं, एक्सी बोलूं, एक्सेल प्लस एक्से बोलूं? गुरु ये रिएक्टेंस क्या होता है? मैंने तो इंडक्टिव रिएक्टेंस सुना है एक्सेल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस सुना है एक्सी। इसने पूछा केवल रिएक्टेंस, तो क्या बोलूं? एक्सेल नहीं, एक्सी नहीं। सर जोड़ तो दो ना, जुड़ेगा भी नहीं। कारण क्या है? एक्सेल और एक्सी हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। ये देख फॉर्मूले में सब्ट्रैक्ट होता है। क्यों सब्ट्रैक्ट होता है? क्योंकि एक ऊपर है और एक नीचे। तो नेट रिएक्टेंस, आज एक नई बात सीख के जाता हूं, नेट रिएक्टेंस होता है एक्सेल माइनस एक्सी, बड़े में से छोटा घटा दो। आज एक नई बात सिखा दी आपने। इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलता तो मैं एक्सेल बोल देता, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलता तो मैं एक्सी बोल देता। गुरुजी उसने केवल रिएक्टेंस बोला, तो रिएक्टेंस क्या होता है? क्या दोनों को जोड़ दूं? नहीं, जुड़ेगा नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि वो सेम फेज में नहीं है। क्या अच्छी बात समझ में आई? देखो और बताइए। करंट V बराबर आई जेड, यहां आरएमएस तो यहां भी आरएमएस, V आरएमएस 200, आई आरएमएस पता नहीं, जेड 100√2, तो ये 2/√2, तो आई आरएमएस कितना आएगा भैया? √2। बताइए V1 क्या पढ़ेगा? V1 फोटो में देखें, V1 क्या पढ़ेगा? V1 लगा हुआ कहां है? केवल इंडक्टर पे। तो मेरे हिसाब से V1 होगा आई एक्सेल। फोटो देखो फोटो। V2 क्या पढ़ेगा? V2 पढ़ेगा आई आर। V3 क्या पढ़ेगा? आई एक्सी। तो आई √2, एक्सेल 200, तो ये हो गया 200√2, ये आई √2, आर 100, तो ये हो गया 100√2 एक्सी 100। ये है V1, ये V2, ये V3। पेशेंस के साथ बताइए, सवाल बहुत तगड़ा है। आप गिनती करोगे तो इसमें लगेगा आपको 10-12 कॉन्सेप्ट भाई ने एक ही सवाल में निकलवा लिए। 10-12 कॉन्सेप्ट। और आपको हर किताब में, कोई भी स्टडी मटेरियल आपके पास हो, कोई भी टेस्ट सीरीज हो, ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हर जगह दिखता है ये सवाल, और तुझे एकदम कॉन्फिडेंटली खेलना आना चाहिए सवाल में। चल अब बता मेरे बेटे, V4 क्या पढ़ेगा? V4 है कहां लगा हुआ, पहले मैं वो बताता हूं।
एल और आर, इसके सिरे देख, एक सिरा इधर है, ये V4 है, एक इधर है। तो क्या पड़ेगा, इधर वाला है VL, इधर है VR, तो ये क्या पड़ेगा, क्या इन दोनों की जोड़? नहीं। क्यों सर, जोड़ क्यों नहीं पड़ता, घटाता क्यों नहीं है ये? अभी तो आपने कहा था घट जाता है, इसलिए नहीं घटता। आप इसके पीछे की फिजिक्स समझिए, ये पॉइंट्स टू पॉन्डर में पॉइंट दे रखा है। VR होता है इधर और VL होता है ऊपर। VR एंड VL आर नॉट इन द सेम फेज, तो ये जुड़ या घट नहीं सकते। तो सर जुड़ता कौन है, एक ही फेज में होता, घटता कौन, एक ऊपर होता और एक, ये ना जुड़ेंगे ना घटेंगे। 90 डिग्री पर है और तुझे RL सर्किट का अगर V याद हो तो मजा आ जाए, वो था VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। याद करिए, RL ही तो है यहां तक, इस बात को समझ। ये V4 ना तो V1 पड़ेगा ना V2 पड़ेगा, ये पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ कहां कहां लगा हुआ है वो, R और L में लगा हुआ है। किस किस में लगा हुआ है, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। अब बता कितना आएगा, बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। वो ना ऐड करेगा ना सब्ट्रैक्ट करेगा, ऐसा क्यों हो रहा है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? आप ये वाली बात समझो मेरी, आप जल्दबाजी में हाँ हाँ मत मिलाओ, सीखो थोड़ा। ये देखो, मैं यहां इंडक्ट वोल्टेज लगा देता, अब बताइए क्या पड़ रहा है, केवल VL IXL। यहां लगा देता केवल VR, यहां लगा देता केवल VC, बता। यहां लगाया इन दोनों का रिजल्टेंट, अब वो कह रहा है यहां लगा दो। भाई साहब अब क्या पड़ेगा, अब RLC तीनों है, तीनों का पता है फॉर्मूला, VR स्क्वायर प्लस। गुरु ये कैसे घट गए, ये इसलिए घट गए, VL ऊपर होता है और VC नीचे होता है। समझो, यही तो खेल है, इस चैप्टर की आत्मा यही है। आपने भले ही फॉर्मूले रट लिए, सवाल बना लिए, चैप्टर की आत्मा यही है कि सेम फेज में नहीं है, कोई 90 डिग्री पर है, कोई आगे है, कोई पीछे है, तो उनका जो रिजल्टेंट है नेट, वो कैसे निकलेगा, यही इस चैप्टर की आत्मा है। अब बताइए V4 क्या आ रहा है, V5 क्या आएगा, V5 आएगा अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तसल्ली से पीछे आंसर मैच कर लें एकदम सटाक, तो फिर अपन आगे बढ़े, जल्दबाजी नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ तो एक ही तो बात है, उसका RL का इंफिडेंस निकाल दे, अंडर रूट ऑफ RL स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, फिर I से गुणा कर दे, तो वो भी यही चीज आएगी, अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। और क्या, सेम आएगा बेटा। हाँ जी, किसी ने ये किया, कितना आ रहा है ये वाला, ये 100 रूट 10, और ये कितना 200। एक बार पीछे आंसर मैच करो, कोई करेक्शन है क्या, कुछ गलत छपा है क्या, देख लो पीछे, सारे सही हैं क्या, आंसर देख लो। कितना बढ़िया सवाल, इसमें तू 15 मिनट भी खर्च करे ना, कोई ये नुकसान नहीं देके जाएगा तुझे। कितनी बातें लग गई, XL ओमेगा L, XC लग गया, Z लग गया, रिएक्टेंस की एक नई बात समझ में आ गई, ओम्स लॉ लग गया, कुछ नहीं दे रखा है तो RMS, वोल्ट मीटर क्या पढ़ेगा, ये बात समझ में आ गई। एक ही सवाल में भर भर के बातें आ गई,
सर ये कोने में और लिखा हुआ, ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं सर? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? एसी को नापने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बनाए जिन्हें क्या कहा जाता है? हॉट वायर। नॉर्मल से क्यों नहीं काम चलता? नॉर्मल से क्यों नहीं काम चलता? जो पुराने वोल्टमीटर अमीटर थे, जिन्हें कहा जाता है डीसी वोल्टमीटर अमीटर, ये क्या करते हैं? एसी को मेजर नहीं कर पाते। जब इससे एसी पास करते हैं तो इनकी रीडिंग कितनी आती है? 0। क्यों सर 0 क्यों आती है? क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ फुल साइकिल इज ऑलवेज 0। तो फिर हमारे वैज्ञानिकों ने कहा यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो बढ़िया अमीटर वोल्ट मीटर काम कर रहे थे, और जब उस पुराने अमीटर वोल्ट मीटर में से एसी को पास किया तो रीडिंग कितनी आ गई? 0। अब रीडिंग क्यों 0 आ गई? क्योंकि वो नापते थे हमेशा एवरेज वैल्यू को, और एसी की एवरेज वैल्यू क्या होती है? 0। फिर हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत करके नए इंस्ट्रूमेंट बनाए और उनको कहा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। सर ये क्या मतलब है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का मतलब है ये किस फिनोमिना पर बेस्ड है? जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्यों उन्होंने ये क्यों चुना? उन्होंने इसलिए चुना कि हां ये एसी है, इसकी एवरेज वैल्यू 0 है, पर किसी वायर में से चाहे एसी पास करो या डीसी पास करो, वायर तो हमेशा गर्म होता है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना लो जो हीटिंग इफेक्ट पे आधारित हो, वो कभी फेल ही नहीं होगा। तो उन्होंने नए इंस्ट्रूमेंट बनाए जिसका नाम क्या रखा? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, जो कि किस फिनोमिना पर काम करते हैं? जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो पुराने वाले अमीटर वोल्ट मीटर थे वो किस पे काम करते थे? वो एवरेज वैल्यू पे काम करते थे, फिर वो एसी को नहीं रीड कर पा रहे थे क्योंकि उनकी एवरेज वैल्यू कितनी थी? 0। तो ध्यान दीजिए। अच्छा ये क्या नापते हैं? ये मेजर करते हैं आरएमएस। क्या मेजर करते हैं? आरएमएस वैल्यू। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, इसने ब्रैकेट में लिख दिया, अपन ने इसका पूरा ही खोद लिया इसको कि ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। ये एक नए प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे आधारित होते हैं और ये आरएमएस वैल्यू को मेजर करते हैं। पुराने वाले अमीटर वोल्ट मीटर का क्या हुआ? उनको क्यों फेंक दिया आपने बाहर? क्योंकि वो एसी को जब उसमें से पास कर रहे थे तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? 0। बताइए ये वाली बात सिखाई थी क्या कभी? याद आई किसी को? आइए अब जल्दी से 4-5 छोटे छोटे सवाल करके बताइए, चुनमुन वाले। पांचवा, छठा, 9th, 10th, 14, 18। इससे आपको रिवीजन याद आएगा पूरा पूरा। 6 सवाल लीजिए, 6 मिनट लीजिए, आराम से करिए। एसी को लेकर बैठिए, चैप्टर आसान है ये और बढ़िया तैयार हो सकता है। करो चल। 5 नंबर, 5 फर्जी है। नॉर्मल अमीटर वोल्ट मीटर से क्यों नहीं नाप पाते? क्योंकि उनकी एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में कितनी होती है? 0। तो 5वें का आंसर क्या आएगा? सेकंड। एसी मीटर किस प्रिंसिपल पे आधारित है? हीट इफेक्ट। 9 देखिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस और करंट पे क्या प्रभाव पड़ता है अगर फ्रीक्वेंसी डबल? तो सोच, फ्रीक्वेंसी डबल हुई तो एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। सोच अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल करूंगा तो मेरा एक्सएल भी डबल हो जाएगा। और करंट, ओम्स लॉ, V बराबर आई एक्सएल।
तो आई बराबर वी बाय एक्सएल। फ्रीक्वेंसी हाफ है, फ्रीक्वेंसी हाफ है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हाफ, तो एक्सएल भी हाफ, और ये अगर हाफ होगा तो करंट डबल, करंट डबल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फ्रीक्वेंसी और सेल्फ इंडक्टेंस दोनों को 2 टाइम्स बढ़ा दिया, तो एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, ओमेगा 2 पाई एफ। इसको भी डबल कर दिया और सेल्फ इंडक्टेंस को भी डबल कर दिया, तो डबल और डबल 4 गुना, तो एक्सएल कितना हो जाएगा 4 गुना, पहले 1000 तो बाद में 4000। देखता जा। क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्या कह रहा है, रिएक्टेंस दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है, फ्रीक्वेंसी बताओ। तो एक्सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्सी 1000, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ, पूछा आपसे एफ बताओ, तो एफ यहां भेज दो, 1 अपॉन 2 पाई 1000 इंटू सी, 2 पाई 1000 और सी कितना 5 माइक्रो, सॉल्व कर लो और आंसर पाई के रूप में ही देना है, तो कितना आ जाएगा 100 बटे 18। क्या कह रहा है, करंट लीड, तो याद करो प्योर एल में ई आगे होता है तो आई पीछे होता है, प्योर सी में ई पीछे होता है और आई आगे। इसने कहा करंट लीड, तो बताओ करंट लीड मतलब आई आगे, तो कौन सा होगा प्योर सी, पता। अब देख कितने सारे क्वेश्चन कर लिए अपन ने, छोटा सा चैप्टर है, एक दिन लेके बैठ सकते हैं तो पूरा पूरा एसी आप सिस्टमेटिक शॉर्ट नोट भी बना लेंगे, जेई मेन के क्वेश्चन भी लगा लेंगे, सब संभव है एक दिन, और वो भी 6 घंटे, पूरा दिन भी नहीं लगेगा, इतना बड़ा चैप्टर ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ें, क्या लिखें, क्यू फैक्टर। ऐसे तो अभी सिलेबस में हट गया है, पर फिर भी बुक्स में, पुरानी बुक्स में, पेपर में कहीं ना कहीं आपको ये सवाल दिख जाता है, इसलिए पढ़ लेते हैं। सिलेबस में अब मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में भी हट गया है, पर क्या पहले आया हुआ क्वेश्चन है, 2-2 3-3 बार जेई मेन में आया हुआ है, इसलिए एक बार अपन पढ़ के देख लेते हैं। 2-3 फॉर्मूले जब अपन ने इतनी मेहनत कर ली है तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्यों छोड़ें। लिखें क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। होता क्या है ये, सबसे पहले मैं आई और ओमेगा का ग्राफ बना रहा हूं, मेरे साथ साथ लिख लें पहले। आई और ओमेगा का ग्राफ, ऐसी फ्रीक्वेंसी जब करंट मैक्सिमम हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। पहले आप बना लीजिए। बड़े चल भाई, अब बोर्ड पे समझना, मन से ध्यान से बोर्ड पे देख।
सबसे पहले ओमेगा आर क्या है? एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जब सर्किट में करंट जो है वो क्या हो गई? मैक्सिमम। ओमेगा आर हर बच्चे को याद है, इसे बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला पूछूं तो ओमेगा आर का आएगा 1/√LC। एक एक टर्म को क्लियर करिए तभी मजा आएगा। 2-3 बार ओमेगा आर को बोल लीजिए। ओमेगा आर कौन है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओमेगा आर कौन है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बताइए क्या ये बात ओके है? पहली बात। दूसरी बात पे आइए। दो फ्रीक्वेंसी ऐसी हैं, इन्हें कहते हैं हाफ पावर। भैया नाम से स्पष्ट है, हाफ पावर। इसका मतलब यहां पावर कितनी हो रही है? हाफ। ये दो फ्रीक्वेंसी ऐसी हैं जहां पावर क्या हो गई? हाफ। गुरुजी ये क्या बोल हाफ रहे हो? हाफ लिख रहे हो 1/√2। मैं सही लिख रहा हूं। मैंने बोला है पावर हाफ, करंट 1/√2 होगी। पूछें क्यों? क्योंकि पावर होता है I²R, और I जब 1/√2 होगी तभी तो पावर हाफ होगी। तो आइए तसल्ली से दिमाग में बैठाइए। ओमेगा 1 ओमेगा 2 कौन है? नाम बोलिए। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। नाम से स्पष्ट है, ऐसी फ्रीक्वेंसीज जहां पे पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम पावर की कितनी हो जाती है? हाफ। ठीक है साहब, ये भी क्लियर हुआ। ये आया, ये आया। ये वाली जो चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई, इसे हम क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कितना है? R/L। आओ चार टर्म से दोस्ती करो। 1 2 3 4। आओ चारों से दोस्ती करेंगे तभी मजा आएगा। ओमेगा आर चिल्लाओ। ओमेगा आर बोलो, पूरा बोलो। ऐसी फ्रीक्वेंसी जब करंट क्या हो जाए? मैक्स। बोलो ओमेगा आर दिमाग में बैठता है। ओमेगा आर बोले तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। दिमाग को एब्जॉर्ब होने दे बात को। अगला पॉइंट बोल। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कौन है? ओमेगा 1 ओमेगा 2 हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। कोशिश कर बोल, थोड़ा एक्टिव बन। हाफ पावर। नाम से पता चल रहा है ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पावर डिसिपेटेड कितनी हो जाए? हाफ। कितनी हो जाए? हाफ। कमर सीधी करके बैठ, एकदम एकदम कमर सीधी रख। डेल्टा ओमेगा कौन? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ बैंडविड्थ ये वाली जो चौड़ाई है इसे हम क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। अब मुझसे एक बार नीट में पूछा गया, अब तो सवाल हट गया है, ये मैंने अपने डीपीपी में भी दिया है। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू, अब ध्यान से देखना, थोड़ा दिमाग लगाना। ये पूरा डेल्टा ओमेगा है, तो ये क्या होगा? डेल्टा ओमेगा/2। ये क्या होगा? डेल्टा ओमेगा/, मुझे बताना ओमेगा 1 क्या होगा? ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा/2। थोड़ा सीखना। ध्यान से देख, इंटरेस्टिंग है तो कर लेगा। ओमेगा 1 कहां है? ओमेगा आर से कम है या ज्यादा है? पीछे है ना, कम है। कितना कम है? ओमेगा आर में से घटा दो। क्या घटा दो? डेल्टा ओमेगा/2। अच्छा ओमेगा 2 पे आ। सर थोड़ा रुको सर, धीरे। ओमेगा 2 पर आ गया क्या? बता, ओमेगा आर से ज्यादा है या कम है? तो ओमेगा आर से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? डेल्टा ओमेगा/2। आजा इन फिर 4 से दोस्ती कर, नहीं तो तुझे डराएंगे। डराएंगे तू डर क्यों रहा है? फिर बोल, 5वीं बार आ गया। ओमेगा आर बोलो। ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा 1 ओमेगा 2 हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, और डेल्टा ओमेगा बैंडविड्थ। डेल्टा ओमेगा का फॉर्मूला बोलो, R/L। पहले इतना नोट कर। इस पर तेरा एक क्वेश्चन बन गया। वो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 63। ये क्वेश्चन 63 है डीपीपी का, नीट में आया हुआ है। अब सिलेबस से हट गया है, मैंने पूरा लिख दिया है, पर मैं चाहता हूं
10 मिनट के लिए हमने इतनी तैयारी करी है यार, काहे कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट छोड़ दें। जेईई मेन 2023 में भी आया हुआ है सवाल, उसके बाद ये हट गया था, पर ठीक है, 10 मिनट की एनर्जी लगाने में इसमें कोई बहुत नुकसान नहीं है। वापिस बताऊं ये वाले फॉर्मूले कैसे आए, पता चला किसी को? तू खुद कर सकता है, देखना। ओमेगा 1 पे आना है तो ओमेगा आर से कम है, कम है, कितना कम है? डेल्टा ओमेगा बाय 2। अब एक नया आता है क्यू फैक्टर। तो हमारे वैज्ञानिकों ने शार्पनेस के लिए, शार्पनेस देखना, एक मैंने ये कर्व बनाया, एक कर्व बनाया ऐसा, बताइए ज्यादा शार्प कौन है? जो ज्यादा शार्प है, सोच के बताइए, उसकी बैंडविड्थ कम है। ये फ्लैट है, इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है। तो इस शार्पनेस को डिफाइन करने के लिए एक टर्म डिफाइन की गई, क्वालिटी फैक्टर क्यू। दिस इज कॉल्ड ओमेगा आर अपॉन डेल्टा ओमेगा। इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सभी को पता है कितनी होती है, बताओ? 1/√LC। डेल्टा ओमेगा की वैल्यू बताओ? R/L। L ऊपर चला जाएगा, ये L और √L, तो ऊपर √L बचेगा। एक बार मैथमेटिक्स और सिखा देता हूं। क्यू फैक्टर जो शार्पनेस बताता है, वो कर्व ज्यादा शार्प कहलाएगा, वो कर्व ज्यादा सेलेक्टिव कहलाएगा रेजोनेंस के लिए, जिसके लिए बैंडविड्थ कम होगी। जितनी बैंडविड्थ कम, वो उतना रेजोनेंट ट्यूनिंग के लिए ज्यादा अच्छा माना जाएगा। चलें भाई, शुरू करें क्या? 62 हुआ किसी से? कितना आंसर आ रहा है भाई? 62 में क्या क्या कह रहा है? आर दे रखा है 100, एल दे रखा है 1, सी दे रखा है 6.25, क्वालिटी फैक्टर पूछा है तो 1/R√L/C। सही बात है, 1/R 100, L 1, 6.25। परेशान मत होइए, पूरा 100 होगा, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100। अच्छे से देखिएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10, 625 का 25, -6 का -3, ये कटा 25, -3 और 1 -2, ऊपर जाएगा तो +2, पूरा सॉल्व होता है। ज्यादातर पेपर में एग्जामिनर सवाल ऐसे ही देता है जो पूरा हो, इक्का दुक्का कभी फंस जाए तो अलग बात है, बाकी भाई वो वैल्यू पूरी सॉल्व करवाता है। अच्छा, मजे की बात है, क्यू फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, ये भी लिख लीजिएगा, रेशियो है वो फ्रीक्वेंसी का, ऊपर फ्रीक्वेंसी है, नीचे बैंडविड्थ है। तो ध्यान रखिए, क्यू फैक्टर की कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होती है। अब करिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर 63। 63 में स्टेप 1, पहले आप निकालिए ओमेगा आर। स्टेप 2, फिर आप निकालिए बैंडविड्थ। स्टेप नंबर 3,
इसके बाद आपकी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी आएंगी। ये नीट का क्वेश्चन है, मॉड्यूल में भी आपको दिखाई देगा। अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर किया है, तसल्ली से खूब भर भर के न्यूमेरिकल करे, सारी बातें लिखा दी हैं। अब अच्छे से आपको तैयार करना है, अब आपके एंड की बारी है। हमने अपनी पूरा रोल प्ले कर दिया है, सिस्टमेटिक लिखा दिया, खूब सारे प्रश्न करा दिए। आप डीपीपी देखो, ऑलमोस्ट ज्यादातर सवाल पे टिक लग गया है। इतने सारे प्रश्न हमने कर लिए, पूरी थ्योरी, नोट्स, कॉन्सेप्ट सब समझ लिए। अब आपकी जिम्मेदारी है 3-4 घंटे बैठकर इसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, इसको अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। एसी का सेशन आएगा अभी एनसीईआरटी का, उसको अटेंड कर लें, तो आपकी एनसीईआरटी भी तैयार हो जाएगी। अब ये प्रैक्टिस की बात है, जितना आप अच्छा कर लेंगे उतना तैयार। बताइए, कोई बताएगा ओमेगा आर कितना आया? कितना? 50। डेल्टा ओमेगा 8। तो 50 माइनस 8/2, 50 माइनस 4 46, 50 प्लस 8/2 54। बोलिए, क्लियर है? चलिए, धन्यवाद।